तो आज रांति विज्ञान का प्रथम अध्याय न्याय की दूसरी कड़ी है, जिसमें आज हम सर्वप्रथम प्राचीन पाश्चात्य मत के जो विचारक हैं उनमें प्लेटो के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो प्लेटो का जन्म स्थान यूनान था। इन्होंने न्याय से संबंधित अपने जो विचार दिए हैं वो पुस्तक रिपब्लिक में दिए हैं। रिपब्लिक के अध्याय द्वितीय तृतीय चतुर्थ में इन्होंने न्याय के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था और प्लेटो की अंतिम जो पुस्तक है जो काफ़ी विख्यात रही है उसका नाम था लोज। प्लेटो ने न्याय के बारे में बताया है कि प्रत्येक अपना निर्दिष्ट कार्य करे, दूसरों के हस्तक्षेप नहीं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरों के हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो ने न्याय को आत्मीय गुण माना है, अर्थात मौलिक सद्गुण माना है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्लेटो ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यक्ति की आत्मा में जो गुण प्रभावी होता है वो ही न्याय होता है। इसी के आधार पर प्लेटो ने न्याय को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय या राजनीतिक न्याय। प्लेटो का जो व्यक्तिगत न्याय है उसको परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें वो रुचि लेते हो या वो कौशल उनमें विद्यमान है। अर्थात व्यक्तिगत भूमिका ही व्यक्तिगत न्याय कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे ए नाम का व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है तो उसे सेना में जाना उपयुक्त रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा का जो प्रभावी गुण है वो शौर्य है, बल है और उसी के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। तो उसका निर्दिष्ट कार्य हो जाता है सेना में जाना। और यही प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय होता है जो व्यक्ति विशेष से संबंधित रहता है। दूसरा वर्गीकरण है उनका सामाजिक, जिसे राजनीतिक न्याय भी कहा जाता है। उन्होंने ये कहा है कि यह समाज के स्तर पर व्यक्ति में कमोबेश तीन गुण पाए जाते हैं: बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। लेकिन एक गुण ज़्यादा प्रभावी होता है और वो ही उसकी पहचान होती है। अर्थात व्यक्ति में बुद्धि, शौर्य, तृष्णा तीनों गुण होते हैं, लेकिन जो एक प्रभावी गुण होता है उस प्रभावी गुण के आधार पर ही उसी का जो वर्गीकरण है, उसी का जो स्थान है वो निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है। और इन गुणों के आधार पर ही समाज के या राज्य में तीन वर्ग प्लेटो ने बताए हैं। उन्होंने कहा जिनमें बुद्धि की प्रधानता होती है वो शासक वर्ग कहलाते हैं, जिनमें शौर्य की प्रधानता होती है वो सैनिक वर्ग में शामिल किए जाते हैं, और जिनमें तृष्णा की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग में शामिल किए जाते हैं। अर्थात शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीन वर्ग समाज में विद्यमान होते हैं। प्लेटो ने बताया है कि व्यक्ति में जो गुण प्रभावी है वह उसी समाज का सदस्य होगा जिससे कर्म आधारित समाज बनता है, जो व्यक्तिगत विकास का श्रेष्ठ माध्यम है और साथ ही साथ सामाजिक या राज्य के विकास का भी। क्योंकि ये देखने में आता है कि व्यक्ति में जो कौशल होता है या उसकी जो प्रतिभा होती है वो यदि उसके अनुसार कार्य करेगा तो वो अपना सर्वोत्तम समाज को दे सकेगा। दूसरा ये है कि प्लेटो ने प्राकृतिक रूप से उपयुक्त योग्यता व क्षमता अनुसार कार्य पर बल दिया है, जो कार्य विशेषीकरण का नैतिक सिद्धांत है, नीति पर आधारित सिद्धांत है, कोई कानूनी बाध्यता
इसमें दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति की आत्मा में जो गुण प्रभावी होगा वो ही कार्य व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे उसकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। वो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उसका लाभ सभी को मिल सकेगा और न्याय स्थापित हो सकेगा। अब दूसरा है अरस्तु महोदय। प्लेटो के बाद में प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उनका नाम आता है, जिन्होंने न्याय के बारे में अपना मत दिया है, अच्छे विचार दिए हैं। तो इनका जन्म भी यूनान में ही हुआ था और इन्होंने पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की थी। इनको व्यवहारिक ज्ञान भी काफ़ी अधिक था, क्योंकि इन्होंने कई देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया था, काफ़ी ग्रंथ इन्होंने पढ़े थे। उनके बाद में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अरस्तु महोदय के बारे में कहा जाता है कि इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु ने न्याय की व्याख्या करते हुए बताया है कि न्याय का तात्पर्य होता है मानवीय संबंधों का नियमन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करे कि एक के कार्य में दूसरा दुविधा न बने, सभी अपनी अधिकार कर्तव्य का पालन बखूबी कर सके। यही प्लेटो के शिष्य अरस्तु का न्याय है। सार रूप से अपन ये समझ सकते हैं कि अरस्तु महोदय ने ये कहा कि व्यक्ति को अपनी समझदारी निभाते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरे के कार्य में बाधा भी न बने, अर्थात अधिकार और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, पहला वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक जो न्याय है, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि समाज में, राज्य में पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा आदि का वर्गीकरण या वितरण व्यक्ति में नहीं, उसकी योग्यता और समाज को, राज्य को उसके योगदान के आधार पर उनका वितरण होना चाहिए, अर्थात शक्ति व संरक्षण का वर्गीकरण उन्होंने निर्धारित किया है, जिसे हम आनुपातिक समानता भी कह सकते हैं। आनुपातिक समानता का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि व्यक्ति अपना जितना योगदान समाज के लिए करेगा उसी के अनुपात में उसको लाभ मिलेगा, उसकी भागीदारी तय होगी। यही वितरणात्मक न्याय है, अर्थात इसमें रेखागणितीय वेतन पद्धति का समर्थन किया गया है या उसको लागू किया गया है। तो ये है अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। दूसरा आता है उनका सुधारात्मक न्याय। देखो, जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, सुधारात्मक न्याय यानी सुधार के लिए। राज्य व्यक्ति के जीवन, सम्मान, संपत्ति की रक्षा तथा अधिकारों के हनन पर रोक लगाता है। सुधार हुआ ना। कहने का मतलब ये है कि समाज में यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको गलती करने से रोकना ये राज्य का कर्तव्य बनता है। न्याय तभी स्थापित होगी जब समाज में समतामूलक समाज स्थापित होगा। दूसरा ये है कि व्यक्ति व्यक्ति का आदर करेगा। अरस्तु का सुधारात्मक के जो न्याय है वो वितरणात्मक न्याय को भी सुनिश्चित करता है, अर्थात सुधारात्मक न्याय वितरणात्मक न्याय से ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि सुधारात्मक न्याय का जो भय है या राज्य का जो डर है, उससे कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, दुस्साहस नहीं करेगा या पाप नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति में भय रहेगा अन्याय करने का, तो
ये जो स्थिति है वो एक सकारात्मक माहौल प्रदान करती है व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए, राज्य में उसके योगदान के लिए और अच्छे समाज, अच्छे राज्य के निर्माण के लिए। अरस्तू ने न्याय की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। धन्यवाद।